हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ प्रत्युष कुमार। और आज से मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस की तरफ से मैं भौतिक विज्ञान आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमारे ऑलरेडी मतलब हम लोगों ने टीम बना चुका है, जो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए 3 फैकल्टी हैं और तीनों अपने एरिया में वो एक्सपर्ट हैं और तीनों अपने एरिया में बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं। और हम लोग आपके 11th और 12th के सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि मैं आईआईटी जेई तक का स्टैंडर्ड तक का मैं टीच करूँगा, बट मैं इतना श्योर हूँ कि यूपीसी और चाहे स्टेट लेवल के जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, यदि इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक होगा, ठीक है। जेई यूपीसी हो गया, नीट के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की फिजिक्स केमिस्ट्री की आप क्लासेस यदि हम लोग का प्रेफर करेंगे तो नीट तक के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सहायक होगा, ठीक है। तो हमारा जो मोटो है, ठीक है, वैसे तो ऑनलाइन पे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे, बट हमारा जो मोटो है, हमारा जो मेन फोकस है वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों को, यूपी बोर्ड के छात्रों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेक्चर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी क्लास जो है डेमो क्लास डाल रहा हूँ, ठीक है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यदि मुझसे जुड़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट क्लास कोचिंग से जुड़ेंगे, तो हम लोग आगे के भी लेक्चर आपको पर्सनली मतलब मेल किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस चैप्टर पे आते हैं, भौतिक विज्ञान पे। जो पहला चैप्टर है क्लास 12th का, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहला चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 12th क्लास के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरे 12th का जो सिलेबस है उसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% जो सिलेबस है, लाइक यदि हम लोग बात करें तो कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% से ज़्यादा सिलेबस जो है वो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उससे ज़्यादा सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरे चैप्टर हमारा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यदि हम लोग पूरे चैप्टर सिलेबस को 12th के फिजिक्स के सिलेबस को यदि हम लोग कवर करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ हमारा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, ठीक, कैपेसिटर आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तब जाके हमारा क्या बोलते हैं ऑप्टिक्स बचता है, ठीक है। ऑप्टिक्स के बाद हमारा वेब सोप्स आ जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से 70% सिलेबस जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको चैप्टर पढ़ना बहुत ही कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, तो यदि आप लोगों ने 10th का सिलेबस पढ़ा होगा, 10th का सिलेबस जो होता है मोस्टली हमारा जुड़ा होता है 12th के सिलेबस से, और 9th का जो सिलेबस जुड़ा होता है हमारा 11th के सिलेबस से जुड़ा होता है। तो आप लोगों ने यदि 12th में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा होगा तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही ईजी, मतलब थोड़ा सा सहायक होगा, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा 10th के चैप्टर को मतलब मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार। तो 10th में आप लोग पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बारे में स्टडी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है एक आवेश के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, एक चार्ज के बारे में लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे जो 11th का जो सिलेबस है वो टोटल मास के बारे में होता है। मास क्या होता है, एक प्रॉपर पदार्थ की क्या होती है, एक पदार्थ की क्या होती है, गुणवत्ता होती है, ठीक है। भार भी क्या होता है, पदार्थ का गुणवत्ता होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा आवेश होता है वो भी क्या है, पदार्थ का गुणवत्ता हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा 11th का सिलेबस जो टोटल है केवल मास के बारे में, हम लोग केवल एक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, गुणवत्ता के बारे में स्टडी करते हैं, वो होता है हमारा मास, ठीक है। 12th में हमारा क्या होता है, हमारा लोग एक प्रॉपर्टी के बारे में, जिस प्रॉपर्टी के बारे में वो स्टडी करते हैं वो होता है हमारा आवेश, ठीक है। तो 11th हमारा इजी होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग उसमें जो भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए यदि मास की बात की जाए तो मास से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जैसे मान लो हमारा पुली की बात किया जाए, पुली के दूसरा हमारा बॉडी की बात किया जाए तो बॉडी का मोशन हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। पुली का हम लोग पुली पर कितना रोटेशन हो रहा है, मतलब उससे पुली को हम लोग मास बैलेंस करते हैं, ठीक है, फोर्स बैलेंस करते हैं। तो उसमें जो भी चीज़ हम स्टडी करते हैं हमारा सब कुछ दिखता है, ठीक है। मास हमारा क्या हो रहा है, टोटल हमारे विजिबल होता है, ठीक है। कोई बॉडी रखा हुआ है, हम लोग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक मतलब इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर बॉडी मतलब
बॉडी हमारा क्या रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो वहाँ पे हमारा जो भी बॉडी है चाहे जो भी मास है वो हमको दिख रहा है, ठीक है, हम लोग आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। बट ट्वेल्थ में जो हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें चार्ज जो होता है, चार्ज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, चार्ज हमारे नग्न आंखों से हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ट्वेल्थ का जो सिलेबस होता है हमारा थोड़ा डिफिकल्ट होता है 11th के कंपेरिजन में, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटली हमारा इमेजिनेशन पे काम करना है, ठीक है, हम लोग इमेजिन करने की किसी पॉइंट पे हमारा क्या है, आवेश है, ठीक है, हम लोग इमेजिन करना है, ठीक है, उस आवेश की वजह से हमारे दूसरे आवेश पे चार्ज लग रहा है, उसको हम लोग को इमेजिन करना है, ठीक है। तो ट्वेल्थ का जो मेरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर उसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है, इसलिए ट्वेल्थ का जो सिलेबस होता है कंपेयर टू 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आवेश भी क्या है हमारा एक, मैं आवेश भी हमारा क्या है, एक पदार्थ की गुणवत्ता है, ठीक है, आवेश भी क्या हमारा एक पदार्थ की गुणवत्ता है, ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, 11th में 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवेश क्या होते हैं, आवेश क्या होते हैं हमारे, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक पढ़ा होगा आपने धनात्मक और एक पढ़ा होगा हमारा ऋणात्मक, ठीक है। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक हम लोग प्लस से नोट करते हैं और ऋणात्मक हम लोग निगेटिव से नोट करते हैं, ठीक है। आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं, आवेश का जो एसआई यूनिट होता है हमारा कूलाम होता है, ठीक है। ये सब आपने पॉइंट आप लोग 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। आवेश के प्रकार दो होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और आवेश के दो आवेश का जो मात्रक होता है एसआई यूनिट होता है हमारा कूलाम होता है, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग आगे, तो जो धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होते हैं, ठीक है, उनके पीछे यदि दो समान प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच में क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है, हमेशा क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो यदि दो समान के आवेश हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव है, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें हमारा दूसरा अपोजिट चार्जेस की, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की, तो इनके बीच में क्या होगा हमारा, ठीक है, लगाव होगा, ठीक है, क्या होगा हमारा, लगाव होगा, ठीक है, रिश्ता होगा, ठीक है। ये चीज हमको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो हमको याद करने की चीज है कि जब दोनों सेम चार्ज है, दोनों एक समान प्रकार के चार्ज है, तो उनके बीच में हमेशा फाइट होगा, और दोनों यदि अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच में लगाव होगा, रिश्ता होगा, प्यार होगा, ठीक है। ये चीज हमको याद करने की जरूरत है। तो दो प्रॉपर्टी हम लोग ऑब्जर्व कर चुके जो हमारा आवेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी आप लोगों ने 10th में क्या पढ़ा होगा कि जो आवेश होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर में होते हैं, ठीक है। आवेश क्या होते हैं हमारा, मेरा हमेशा पूर्ण संख्या में होते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि हमारा हमेशा 0 1 2 3 इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आवेश का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ठीक है, सबसे छोटा आवेश का मात्रक क्या है, मतलब किसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे हमारा छोटा मतलब मात्रक माना जाता है, हालांकि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे चार्ज होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को जो 11 12th के सिलेबस में केवल हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करके चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, चार्ज के सबसे छोटा मतलब हमारा कैरियर है, ठीक है, सबसे छोटा जो कैरियर है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ही है चार्ज का, ठीक है। तो आवेश का हमारा सबसे छोटा कैरियर कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी हमारा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको न्यूट्रल मानते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इसको मान लेते हैं हम लोग न्यूट्रल। न्यूट्रल का कहने का तात्पर्य है कि दोनों पे हमारा आवेश जो है शून्य है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है ना, दोनों पे जो इतने अब इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही हमारा ऋणात्मक चार्ज है, ठीक है, मतलब जितने धनात्मक आवेश है उतना ही हमारा ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। तो यदि दोनों समान मात्रा में होंगे तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में मिलकर इस पर टोटल जो आवेश होगा हमारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास
दो न्यूट्रल बॉडी है, मतलब कि दोनों के पास हमारा जीरो चार्ज है, ठीक है। अब यदि मैं ये कहूँ कि इसने इसको 50 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बोला मैंने, एक बॉडी ने दूसरे बॉडी को हमारा 50 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब इसने 50 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है, तो इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चूंकि इसने इसको दिया है तो इसके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ऋणात्मक चार्ज, ठीक है, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा -50, ठीक है। और इसके पास कितना आ जाएगा हमारा पॉजिटिव 50 आ जाएगा, ठीक है। तो एक कुछ आपको सेंसिबल लग रहा होगा कि मतलब इसने 50 चार्ज इसको दिया और इसने 50 चार्ज लिया, ये थोड़ा सेंस बन रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरे विपरीत बारे में बोलूँ कि इसने -2.3 चार्ज है, -2.4 चार्ज लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, और -2.4 चार्ज है, -2.3 चार्ज इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो कोई सेंस बन रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि पॉइंट इलेक्ट्रॉन को हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी सुने हो कहीं पे कि इलेक्ट्रॉन को इसने इतना आधा इलेक्ट्रॉन काट के उसको दे दिया, चाहे आधा इलेक्ट्रॉन उससे काट के इससे ले लिया, ठीक है, ऐसा कभी सुने हो, नहीं सुने हो, ठीक है। तो जब भी बोलेगा कोई कि 0.2.3 इलेक्ट्रॉन इसने लिया चाहे इसने दिया, 0.2.3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2.4 इलेक्ट्रॉन इसने लिया चाहे दिया, ठीक है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। और यदि हम लोग बोले 50 इलेक्ट्रॉन चाहे 100 इलेक्ट्रॉन चाहे 150 इलेक्ट्रॉन चाहे 151 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हमको क्या बन रहा है, सेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमेशा जो चार्ज होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के हमारा क्या होगा, हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा, क्या होगा, हमारा इंटीजर फॉर्म होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्वांटाइजेशन, ठीक है। मतलब कि जितने भी आवेश होते हैं हमारे क्या होते हैं, हमेशा क्वांटीकरण फॉर्म में होते हैं, मतलब हमेशा पूर्ण फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब कि यदि हमारा Q है तो Q हमेशा इलेक्ट्रॉन के n फॉर्म में होगा, n की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 0 1 2 3 4 5 ऐसे होगा n का वैल्यू, ठीक है। n का वैल्यू कभी 2.3 2.4 ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्वांटिजेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है हमारा कि हमेशा जो चार्ज होता है हमारा कंजर्व होता है, ठीक है। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब क्या होता है कि चार्ज को हम लोग ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम लोग चार्ज को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और चार्ज को ना हम लोग मर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज हमेशा क्या होता है, हमारा कंजर्व होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग ये जो न्यूट्रल का एग्जांपल ले रहा था मैं, जो न्यूट्रल बॉडी का मैं एग्जांपल ले रहा था, ठीक है। इसने इसको क्या दिया था, हमारा 50 इलेक्ट्रॉन दिया था, क्या किया था इसने, इसको 50 इलेक्ट्रॉन दिया था। तो इसमें क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, ठीक है। इस पर क्या हो गया, हमारा निगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, ठीक है, ऋणात्मक आवेश आ गया। और इसमें क्या हो गया, हमारा धनात्मक आवेश आ गया, ठीक है। इस पर क्या हो गया, हमारा धनात्मक आवेश आ गया, ठीक है। मतलब कि ये जो 50 इलेक्ट्रॉन हमको ट्रांसफर करना है, ठीक है, इसके वजह से इस पर ऋणात्मक आवेश आ रहा है, इसमें धनात्मक आवेश आ गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना इसको हम लोग कभी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ना हम लोग बना सकते हैं, इसको हम लोग ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक केवल क्या आते हैं जो एक जगह से दूसरे फॉर्म में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। आज समझ में, मतलब कि कभी भी हम लोग आवेश को हम लोग ना मर्डर कर सकते हैं, ना उसको हम लोग जन्म दे सकते हैं, ठीक है। एक केवल क्या होता है, हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी आप लोग ने 10th में पढ़ा हुआ, उसको मैंने ऑलरेडी रिवाइज किया है, ठीक है। तो एक बार और मैं रिवाइज करता हूँ कि क्या क्या मैंने प्रॉपर्टी बताया। कि मैंने पहला बताया कि आवेश के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसको आप नोट्स बना के लिख सकते हैं कि आवेश की विशेषताएं। उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोला था कि जो 2 विपरीत आवेश होते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यदि वो दोनों सेम आवेश होंगे, लाइक धनात्मक या ऋणात्मक, तो दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो हमारा आवेश होता है हमेशा
क्वांटाइजेशन में होता है, ठीक है। मतलब Q इक्वल टू एन ही लिखेंगे तो हमारे एन का जो वैल्यू होगा 0 1 2 3 मतलब पूर्ण संख्या हमेशा होगा, ठीक है। और जो मैं थर्ड पॉइंट बोला था कि हमेशा आवेश जो होता है हमारा कंजर्व होता है, ठीक है। ना हम लोग मतलब कि ना हम लोग आवेश को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बनाया था, ठीक है। आवेश क्या होता है हमारा, आवेश का संरक्षण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये चीज़ें सारे हम लोग रिवाइज किए केवल हमारे 10th के थे, ठीक है। तो 10th से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है कूलॉम्स लॉ है, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको 12th का सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ से 12th का सिलेबस शुरू करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा ब्रॉड लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है। कूलॉम का नियम क्या बोलता है, कूलॉम का नियम के लिए हम लोग बात करें, ठीक है। कूलॉम का नियम पढ़ने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 11th का न्यूटन्स लॉ का थर्ड नियम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 11th का न्यूटन्स लॉ का आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करता हूँ। न्यूटन्स लॉ का थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है, जो मास हो, सपोज करो m1 और m2, ठीक है। 11th का 12th का न्यूटन्स थर्ड लॉ से यदि हम लोग रिवाइज करें तो उसका मतलब क्या था कि दो मास है, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, r है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ने बोला, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्शन, ठीक है। मतलब कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ए बॉडी जितना इस पे फोर्स लगाएगा वो बॉडी इतना इस पे भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ था, ठीक है। तो मान लो यदि इनके बीच में लगने वाला बल हमारा, सपोज कर लो मास एम के द्वारा इस पे जो बल लग रहा है हमारा F12 है, ठीक है। यहाँ मास एम के द्वारा इस पे जो बल लग रहा है वो हमारा क्या है, F12 है, ठीक है। और इसका जो F12 का दिशा को किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। मतलब मास m1 है, m2 जो है इस पे जो बल लगाएगा वो विपरीत दिशा में अपने से दूर भगाएगा, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा F12 है, ठीक है। सिमिलरली सॉरी इसका दिशा इधर ही होगा, ठीक है। सिमिलरली 2 के द्वारा यदि इस पे जो बल लगेगा वो किधर की तरफ होगा, वो भी इधर की तरफ होगा, F21 होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा जो बल लग रहा है F12 लग रहा है, और इसके द्वारा जो बल लग रहा है F21 लग रहा है, ठीक है। तो न्यूटन ने बोला था जो एक बल लगेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो उसका क्वांटिटी जो क्या होगा वो हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मतलब इसका जो परिमाण है, मतलब इसको मॉड से हम लोग क्या, फिजिक्स में हम लोग भौतिक विज्ञान में यदि किसी भी राशि पे हमारा ऐसे मॉड लग गया, इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, इसका दिशा हम लोग नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग केवल हम लोग क्या बना रहे हैं, रिजल्ट मान रहे हैं। मान लो कि हमारे पास वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी का जैसे हम मॉड लगा रहे हैं, इसका मतलब बता रहे हैं हम लोग इस वेलोसिटी का मतलब वेग का मान कितना है, ठीक है, क्वांटिटी कितना है, ये हमारा फिजिक्स में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीज हम लोग आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी राशि पे जैसे मान लो कि ये होता है हमारा पोजीशन, विस्थापन का वेक्टर होता है, पोजीशन का वेक्टर होता है, ठीक है। यदि इसका हम लोग मॉड लगा दे तो मतलब कि ये इसका राशि बता रहा है, ठीक है। इसका कितना मान है ये बता रहा है, परिणाम कितना है ये बता रहा है, ठीक है। ये नहीं बता रहा है कि इसका दिशा कितना हो, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है कि यदि जो मास से दो मास हो, यदि r1 डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो इनके बीच में जो एक दूसरे के द्वारा जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, उसका जो मान होगा, ठीक है। जैसे m1 के द्वारा जो m2 पे फोर्स लगेगा और m2 के द्वारा जो m1 पे लगेगा, दोनों का मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा ये रूल दूसरा क्या बोलता है कि जो लगने वाला बल का जो दिशा है, ठीक है, वो एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। मतलब कि यदि ये इस पे इधर डायरेक्शन पे बल लगा रहा है तो इसका दिशा क्या होगा, उधर की डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेके हम लोग बैलगाड़ी को हम लोग लेते हैं, तो बैलगाड़ी में यदि बैल मतलब जो यदि हम लोग बैल को ऐसे हाँकते हैं तो बैल और बैलगाड़ी के बीच में हमारा क्या होता है, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है, जिसकी वजह से हमारा बैलगाड़ी हमारा क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। और इसका जो दिशा है हमारा क्या है, हमेशा दिशा की बात करें तो दिशा हमारा क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ठीक है।
तो कुछ पॉइंट हम लोग बताते जा रहा हूँ जो जो जैसे जैसे आएगा, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 11th का थोड़ा सिलेबस, 11th का सिलेबस भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि 11th में यदि वेक्टर में पढ़ेंगे, ये जो होता है हमारा यूनिट वेक्टर होता है। ये क्या होता है हमारा इकाई वेक्टर होता है। ठीक है, इकाई वेक्टर का क्या काम होता है? इकाई वेक्टर जो होता है हमारा क्या होता है, केवल दिशा रिप्रेजेंट करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, इकाई वेक्टर का क्या होता है हमारा दिशा रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख लें आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर जो होगा ये क्या होगा हमारा आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट जो वेक्टर होगा इकाई वेक्टर, ये केवल मेरा दिशा बताएगा। इसका जो परिमाण होगा हमारा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, यदि इस क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी में इस यूनिट वेक्टर को, इकाई वेक्टर को किसी भी राशि में हम लोग गुणा करेंगे तो उसका जो दिशा हो जाता है इस इकाई वेक्टर के सेम दिशा में हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमारा क्वांटिटी हमारा, जैसे F21 की बात करें, हमारे पास F21 क्वांटिटी है। ठीक है, हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, F21 हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। यदि हम लोग आर यूनिट वेक्टर से गुणा कर दें, आर इकाई वेक्टर से हम लोग गुणा कर दें, तो इसका मान कितना हमारा, इसका जो परिणाम है 1 होगा। ठीक है, लेकिन दिशा क्या है, दिशा हमारा इसका जो मेन दिशा है ये हमारा दिशा सेम है। ठीक है, यदि F21 का इसमें गुणा कर दूं, इस दोनों का मतलब क्या हो गया, इन दोनों गुणा करने का मतलब क्या हो गया कि इसी दिशा में एक वेक्टर है जिसका परिणाम कितना हो गया हमारा F12 हो गया। ठीक है, क्योंकि आर इकाई वेक्टर का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो F12 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा वेक्टर जो F12 के दिशा में हो और जिसका परिणाम मान कितना हमारा 1 हो। ठीक है, और F21 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मान जो दिशा हो हमारा क्या है F21 के डायरेक्शन में हो, लेकिन इसका परिमाण कितना, परिणाम कितना हमारा 1 हो। ठीक है, तो न्यूटन्स का एला बोलता है कि F12 और F21 हमेशा आपस में इक्वल होंगे परिणाम के मामले में, और जो दिशा होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, माइनस का मतलब इसका दिशा इसके अपोजिट होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे न्यूटन्स के थर्ड लॉ से हमको पता चलता है। ठीक है, तो गुलाम साहब ने भी यही किया। गुलाम साहब अपने पास कुछ नया नहीं किया, उन्होंने एक दो चार्ज रखा Q1 Q2। ठीक है, उन्होंने दो चार्ज रखा Q1 Q2, और सपोज कर उन्होंने मान लो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या है धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि ये इस चार्ज की वजह से ये चार्ज हमारा दूर भाग रहा है। उन्होंने ऑब्जर्व किया इस चार्ज की वजह से ये चार्ज क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। ठीक है, और ये चार्ज भी इससे क्या हो रहा है हमारा, दूर भाग रहा है। ठीक है, मतलब कि जो फोर्स का डायरेक्शन हो रहा है वो एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, एक दूसरे के विपरीत हो रहा था। मतलब इसका दिशा इधर है, इसका भी दिशा इधर हो रहा था, इसका भी दिशा इधर है, इसका भी दिशा इधर है। ठीक है, तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे भी सेम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है, ठीक है, उसका जो परिणाम है, मतलब इसके वजह से इस पे जो बल लग रहा है और इसके वजह से इस पे जो बल लग रहा है, दोनों का परिणाम हमारा क्या है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो उनका दिमाग यहाँ पे खटका कि यहाँ पे जो फार्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे जो फार्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, आवेश है, बीच में हमारा डिस्टेंस में हमारा कितना है, आर ही है, बीच हमारा डिस्टेंस भी आर ही है। ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है, विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, मतलब ये इधर फोर्स लगा रहा है तो इसका वजह से फोर्स इस पे इधर लग रहा है। ठीक है, मतलब ये मान लो कि F21 है, तो हमारा क्या हो रहा है, F12 हो रहा है। ठीक है, तो F12 इधर की तरफ जा रहा है, तो F21 हमारा उधर की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने इसी को कंपेयर किया। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, F12 की यदि बात करें तो हमारा क्या हो जाता है, G m1 m2 अपन r स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला होता है, मतलब कि न्यूटन का जो फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है हमारा, F12 की बात किया जाए तो हमारा आ जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग टोटल को हम लोग के भी बोल लेते हैं, कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों देखो एक दूसरे से मतलब मैच कर रहा है। यहाँ पे M1 M2 यहाँ पे Q1 Q2 है, ये आर है, ये भी आर है, यहाँ पे K है, यहाँ पे G है। ठीक है, G हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, जिसका मान आपको 11th में आप लोगों ने इसका मान आपको ऑलरेडी पता होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमारा होता है के होता है वो उसके मान कितना होता है 1/4πε0। ठीक है, तो न्यूटन ने यही चीज ऑब्जर्व किया था और इसी के दम पे इसी के मतलब इसी के कंपेरिजन से उन्होंने इस फार्मूला डिराइव किया था। ठीक है, के इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, तो उन्होंने न्यूटन ने थोड़ा सा इसको एक स्टेटमेंट में डेरिवेशन किया था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था इसी चीज को, ये जो इन्होंने ऑब्जर्व किया उसको एक स्टेटमेंट दे दिया। कुलाम ने बोला, कुलाम सर ने बोला कि जो लगने वाला बल है, इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो जो है दोनों चार्जों के गुणनफल के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कुलाम ने बोला कि इनके बीच में लगने वाला बल दोनों चार्जों के जो गुणनफल है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यदि इन दोनों इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मान क्या होता है, मतलब क्या होता है कि यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या बोला, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मान मतलब क्या होता है कि यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, हमारा घटेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इसका मान बढ़ा रहे हैं हम लोग, इसका मान हमारा क्या होगा, घटेगा। ये हमारा इसका सेकंड नियम है, मतलब जो इनके लगने वाला बल है उसका सेकंड मैथमेटिकल वो है। ठीक है, यदि इन दोनों को वो करें, कंबाइन करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, Q1 Q2 मतलब दोनों का गुणनफल r²। ठीक है, अब यदि हम लोग एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो हमारा क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है और ये हमारा आ जाता है K इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, और इसी K को हम लोग बोलते हैं, K का मान क्या होता है हमारा 1/4πε0। ठीक है, तो हमारा कूलम का फार्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये हमारा हो गया कूलम्स के अनुसार कूलम का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फार्मूले से कूलम के नियम से इसका कुछ मतलब कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको मैं बताता हूँ जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही सहायक होगा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा कूलम के नियम से, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, तो एक चीज बताओ, ये एप्साइन नॉट का मतलब क्या हो गया। ठीक है, एप्साइन नॉट का मतलब क्या हो गया, एप्साइन नॉट हमारा माध्यम पे डिपेंड करता है कि मतलब कि जो आवेश रखे गए हैं किस मीडियम में रखे गए हैं। ठीक है, ये एप्साइन नॉट क्या बताता है, हमारा किस मीडियम में रखा गया वो बताता है हमारा। ठीक है, यदि एप्साइन नॉट की वैल्यू यहाँ पे जनरली ये जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो मतलब हवा के लिए निकालते हैं, मतलब वायु के लिए निकालते हैं, जो हमारा नॉर्मल इन्वायरमेंट है उसके लिए निकालते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आता है हमारा 9:10⁻⁹ आता है। ठीक है, इसका जो परिणाम निकालते हैं हम लोग, इसका वैल्यू कितना आता है 9:10⁹ आता है। ठीक है, ये जो वैल्यू आता है हमारा, ठीक है, ये जो मान आता है हमारा वो हवा के लिए, एयर के लिए। ठीक है, यदि इन्हीं दो चार्जों के यदि हम लोग जल में डालें, पानी में डाल दें, ठीक है, या तो किसी और चीज़ में डालें, ठीक है, वायु में डाल दें, ठीक है, नाली में डाल दें, कूड़े में डाल दें, कहीं पे डाल दें, ये जो वैल्यू हमारा बदलता जाता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये बदलता क्यों है कि ये एप्साइन नॉट जो है, एप्साइन नॉट हर मीडियम के लिए, हर माध्यम के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, एप्साइन नॉट जो है हमारा हर माध्यम के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो 9:10⁹ वैल्यू निकालते हैं, ये एप्साइन नॉट की वैल्यू हम लोग एयर के लिए लेके निकालते हैं। और यदि एप्साइन नॉट की वैल्यू वाटर का हम लोग को पता होगा तो वाटर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मान हमारा कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑयल में रख के निकालेंगे हम लोग, एप्साइन नॉट की वैल्यू वायर का कुछ और होगा तो उसका मान कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, धुआं में निकालेंगे हम लोग, धुआं का मान अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स है वो
माध्यम में डिपेंड करता है कि किन माध्यम में उन दोनों चार्जों को रखा गया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो मान लो हमारे पास दो चार्ज है। ठीक है, सेकेंड गुणवत्ता की बात करें तो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2। ठीक है, दो आवेश हैं, ए मान लो कि हमारा प्लस है, हमारा मान लो कि निगेटिव है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक धनात्मक आवेश है और एक हमारा ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो धनात्मक की वजह से उसके पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि धनात्मक जो होता है, मैं बोला हूँ कि धनात्मक के जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, वो अपने से हमेशा दूर की तरफ रहता है हमारे पास। ठीक है, धनात्मक क्या करता है, अपने से दूर की तरफ निकलता है। Q1 की वजह से Q2 पे जो चार्ज है, ठीक है, इसका जो लगने वाला किसी चार्ज आने से अपने से दूर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनके हमेशा जो बल लग रहा है, इनके बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, धनात्मक के वो किसी अन्य चार्ज के आने की वजह से यहाँ बल लगाते हैं, वो अपने से हमेशा दूर की तरफ Q6 आ जाए। ठीक है, तो जो अन्य किसी भी चार्ज आने की वजह से अपने के बीच लगने वाला बल में जो मान होगा अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है, लेकिन इन चार्जों के आने की वजह से, ठीक है, लेकिन इस पे टोटल बल यदि आप कहीं पे भी धनात्मक लगने वाले बल का, ठीक है, कहीं पे भी अपने फर्क आएगा, हमेशा उसके क्या होगा, लगने वाला जो बल है हमेशा उससे बल लग रहा है, लेकिन अन्य चार्ज आ गए, मतलब कि अन्य चार्ज आने के वजह से दिशा में इसका जो टोटल रिजल्टेंट का मान क्या होगा, दूसरी दिशा में उससे दूर की तरफ रहेगा। ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, उसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, ऐसा पॉइंट तो आप लोग नोट करते जाइएगा। जो मैं पहला पॉइंट बनाया हूँ कि कूलॉम्स लॉ का नियम में जो बल लगता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया हूँ कि मतलब मान लीजिए कि दो चार्जों के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, उसका जो परिणाम है, ठीक है, वो किसी अन्य तीसरे चौथे चार्ज के आने की वजह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका जो मान है वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी एक चार्ज पे जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स का बल का दिशा है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा जो स्पीड ऑफ, मान लीजिए स्पीड ऑफ चार्ज की बात किया जाए, ठीक है, तो एक चीज बताए कि यदि स्पीड, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चार्ज का यदि स्पीड से उसके मास पे कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन किया जाए कि यदि चार्ज का स्पीड यदि हम लोग बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उसके मास पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो आपका उत्तर होगा हाँ पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यदि मास की बात की जाए तो मास यदि आप रिलेटिविटी में पढ़ेंगे ये चैप्टर में, ठीक है, इसका ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाने की जरूरत है, बस हमको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के लिए ए मास का फार्मूला होता है m0/1 - v² /c²। जो हमारा जहाँ जो होता है हमारा वो लाइट का स्पीड होता है, मतलब प्रकाश का चाल होता है। ठीक है, ये मास का फार्मूला है। ठीक है, ये मास क्या हमारा किसी बॉडी का रेस्ट में मास होता है। ये क्या होता है हमारा मास, किसी बॉडी में जब स्थिर अवस्था में होती है तो ये मास होता है m0। ठीक है, यदि मान लीजिए कि हमारा चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज को हम लोग किसी एक स्पीड में ले जाते हैं, ठीक है, कोई भी स्पीड में ले जाते हैं। ठीक है, यदि v में परिवर्तन होगा इस टोटल का मास बदलेगा। ठीक है, इस टोटल का मान बदलेगा तो मान बदलने की वजह से जो नया मास होगा उसमें भी क्या होगा, नया मास का भी मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग जनरल वे में तो हम लोग मास को हम लोग हमेशा कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अराउंड में यदि बॉल है, बॉल को फेंका जाए, ठीक है, चाहे कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसका भी चाल बदल रहा है, ठीक है, तो वहाँ तो मास का परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ पर तो मास हम लोग हम भी मानते हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो चूंकि चार्ज जो होता है हमारा बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, चार्ज हमारा क्या होता है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। ठीक है, उस लेवल पे हम लोग मास को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज के बहुत ही स्मॉल लेवल पे हम लोग मास को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस लेवल पे हमको इसका जो मान होता है उसको हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग के लेवल पे हमारे जो लेवल पे, जैसे मान लीजिए यदि हम लोग बात करें c² है तो c² का मान कितना होता है 3×10⁸। ठीक है, तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो ऊपर भी रखेंगे तो भी हम लोग में
जनरल लाइफ में स्पीड कितना जाता होगा, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मैक्सिमम, 400 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम जाता होगा। ठीक है, यदि ऊपर हम लोग 400 किलोमीटर पर आवर को यदि हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे डिवाइड करें, तो इसका मान अप्रोक्सीमेटली जीरो, मतलब बहुत ही एक के कंपेरिजन बहुत ही छोटा आएगा। ठीक है, 0.0000003 ऐसा आएगा। ठीक है, तो 1 में से 0.003 माइनस करोगे तो इसका मान ऑलमोस्ट 1 आता है, 1 आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जनरल वे में, ठीक है, हमारे मतलब जो हमारे सराउंडिंग में जो भी मास होता है हम लोग हमेशा कांस्टेंट ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग स्पीड नहीं अचीव कर पाते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग स्पीड नहीं पहुंच पाते हैं कि इस मास पे टोटल में फर्क आए, इसका मान हमेशा परिवर्तन हो, ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट चार्ज की यदि बात करें तो चार्ज के केस में हमारा ये भी का मान बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब सी के कंपेयर में वेलोसिटी होता है, सी के कंपेयर में हमारा स्पीड होता है चार्ज की बात करें तो हम लोग। ठीक है, तो उस अवस्था में हम लोग इसको नहीं वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा चार्ज का मास जो होता है वो वेलोसिटी पे, स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पॉइंट याद रखिएगा, इसको ज़्यादा डिटेल पे मत समझिएगा कि चार्ज का जो मास होता है वो हमारा स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन चार्ज का जो किसी भी चार्ज का जो वो चार्ज का मान है, आवेश का मान है, वो स्पीड पे डिपेंड करता है नहीं। ठीक है, तो चार्ज का जो आवेश है, जो उसका क्वांटिटी है, वो हमेशा स्पीड पे नहीं डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज का जो मास है वो हमेशा हमेरा स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा कि चार्ज का जो मास होता है वो उसके स्पीड पे निर्भर करता है, लेकिन चार्ज का जो आवेश होता है उसका मान जो होता है वो स्पीड पे, वेग पे, चाहे चाल पे हमारा निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट में कुलाम के नियम से 3 प्रॉपर्टी में बताया हूँ। पहला प्रॉपर्टी बनाया है, कुछ चार्ज का जो कुलाम के नियम में जो फोर्स का फार्मूला होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। ठीक है, यदि माध्यम डिफरेंट है तो फोर्स का मान भी डिफरेंट होगा। ठीक है, दूसरा मैं प्रॉपर्टी बनाया हूँ कि मान लीजिए कि दो चार्ज के बीच में जो बल लग रहा है F12 चाहे F21, ठीक है, उनके बीच का जो परिणाम है, चाहे जो दिशा है, ठीक है, किसी तीसरे या चौथे चार्ज आने की वजह से उनके बीच का जो मान है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, Q12 के बीच में जो मान पहले बल लग रहा था वो बाद में भी लगेगा, उसका दिशा भी सेम रहेगा, लेकिन जो टोटल रिजल्टेंट है, जो टोटल फोर्स हम लोग करेंगे, परिणामी फोर्स कैलकुलेट करेंगे किसी वन चार्ज पे, उसका दिशा हमारा, उसका टोटल का मान हमारा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो दो चार्जों के बीच में लगने वाला बल है, किसी तीसरे या चौथे चार्ज आने की वजह से कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तीसरा मैं पॉइंट बताया हूँ कि किसी भी आवेश का मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो हमारा स्पीड पे निर्भर करता है, लेकिन जो चार्ज का हमारा आवेश का मान है वो हमारे स्पीड पे हमारा निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हम लोग कुलाम से रिलेटेड हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक स्टॉप करता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से डिटेल से पढ़िएगा, और मैं आपको बता दूं कि मैं उन्नति पब्लिकेशन का बुक फॉलो कर रहा हूँ। ठीक, आगे हम लोग इस पे कुलाम लॉ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल को कैसे, किस वे में हैंडल करना चाहिए, कैसे इजी तरीके से करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल कराते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। लड़कों के लिए न्यूमेरिकल समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के पढ़ना मतलब कि जिस पे पेड़ पे बैठे उसी पेड़ को काटने टाइप का हो गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आगे लेक्चर में बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।